Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is 1st June 2020 and करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। इसे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिससे कि आपको टॉपिक्स डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो। यह आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन है नेशनल अफेयर्स। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं। इंस्टेंट पेन कार्ड का अलॉटमेंट, मतलब कि जो पेन कार्ड है उसका इंस्टेंट अलॉटमेंट होगा, उस फैसिलिटी को लाया गया है, लॉन्च किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्या मेन पॉइंट्स हैं हम वो आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल है वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड। क्या है ये वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड, इसका हम आगे आर्टिकल में देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है निर्मला सीतारमन लॉन्च इंस्टेंट अलॉटमेंट फैसिलिटी ऑफ पेन। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने क्या किया है, इंस्टेंट अलॉटमेंट फैसिलिटी ऑफ पेन को लॉन्च किया है थ्रू आधार बेस्ड EKYC, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर के थ्रू इसे लॉन्च किया है। ये जो अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ पेन है इसे सिंप्लीफाई किया गया था, मतलब इसे जो सिंप्लीफाई करने की जो प्रोसेस है ये हमारे बजट में इसे मेंशन किया गया है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बजट 2020 और 21 है इसे क्या किया गया है, इसे मेंशन किया गया है। इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम में वो पर्सन जिसके पास वैलिड आधार नंबर होगा, जिसके पास वैलिड आधार नंबर होगा वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन पेन कार्ड के लिए क्या कर सकता है, अलॉट मतलब कि पेन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और उसका जो पेन है वो इंस्टेंटली मतलब कि तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसके नाम पर अलॉट हो जाएगा। और जो ये प्रोसेस है, अलॉटमेंट प्रोसेस है, ये कैसी एक पेपरलेस है, मतलब कि जो सारे काम होंगे वो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। इसमें आपको किसी भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कैसा है, जो ये ई पेन है, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये जो इशू हो रहा है एप्लीकेंट्स के लिए, लोगों के लिए जो ये इशू हो रहा है वो कैसा है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको किसी भी तरीके के पैसों की मतलब कि किसी भी तरीके की पैसों देने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा मुफ्त है। हम पेन देख लेते हैं, ये पेन होता क्या है। इट इज़ अ आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू ऑल द टैक्स पेयर ऑफ इंडिया। ये एक नंबर होता है जो हमारे इंडिया में जितने भी टैक्स पेयर हैं, जो भी टैक्स देता है, तो उनके लिए कि नंबर क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई, मतलब उन्हें असाइन किया जाता है जिससे कि हम उनको जितने भी टैक्स पेयर हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लें। ऑल टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब जितनी भी टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो इस सिंगल नंबर में क्या होती है, रिकॉर्ड होती है कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा जितने भी मतलब टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पर्सन की, वो इस नंबर में क्या होती है, अलॉट होती है। Hence no two tax paying entitled can have the same pen। और अगर कोई एक पर्सन के दो पेन कार्ड नहीं हो सकते हैं, अगर एक पर्सन है तो उसका एक ही पेन कार्ड होगा। इट इज़ इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये पेन कार्ड को इशू किया जाता है। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इंडिया इनिशिएटेड टॉक्स ऑन वेस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया सोलार ग्रिड। ये क्या है वन सन वन, हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट क्या निकल के आता है, पहले तो हमें ये देखना है कि जो वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, हमें ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे प्रपोज किया गया है। तो इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे प्रपोज किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रपोज किया गया है। तो जो वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा प्रपोज किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मेन एम क्या है, तो इसका मेन एम ये है कि जो वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया के जो 140 कंट्रीज़ हैं, मतलब मोर देन 140 कंट्रीज़ के साथ क्या करेंगे हम, सोलार रिसोर्सेज जो है हमारे जितने भी सोलार रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करके रिन्यूएबल एनर्जी को हम इंटरकनेक्ट करेंगे। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसे हम इंटरकनेक्ट करेंगे बाय शेयरिंग सोलार रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास सोलार रिसोर्सेज हैं तो हम उन सबको क्या करेंगे, जितने 140 जो मोर देन 140 कंट्रीज़ हैं उनके साथ शेयर करेंगे और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उनके साथ क्या होंगे, इंटरकनेक्ट होंगे।
इसका एम क्या है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड का, टू प्रोवाइड सोलार पावर टू नेशंस विच लैक सनलाइट। मतलब कि हमें उन नेशंस को सोलार पावर पहुंचानी है, उन नेशंस को सोलार पावर देनी है जिनके पास जो सनलाइट है वहां तक, मतलब उन नेशंस तक पहुंच नहीं पाती है ना। कुछ देश ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा इसका मेन उद्देश्य ये है, मेन एम ये है कि उन नेशंस को हम सनलाइट प्रोवाइड करें बाय बिल्डिंग अ कॉमन ट्रांसमिशन सिस्टम। बाय मतलब कि जो हम कॉमन ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, हम उन नेशंस को सनलाइट प्रोवाइड करेंगे। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये प्रपोज किया गया है, जिसमें इसका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिससे कि ये 1-2 साल के अंदर क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। मतलब कि हम इसकी ये जो लॉन्च किया है, ये प्रपोजल रखा है, हम इसकी शुरुआत कर सकें। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें हमारा एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है, यूएस ज्वाइन G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप। यूएस ने क्या किया है, G7 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। क्या मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं हम आगे आर्टिकल में देखेंगे। यूएस ज्वाइंस G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस ने क्या किया है, G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। यूएस का इस पैनल को ज्वाइन करने का मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है। यूएस ने इसको इसलिए ज्वाइन किया है, जो चाइना की ट्विस्टिंग टेक्नोलॉजी है, चाइना की जो ट्विस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो कई तरीके से क्या कर रही है, जो सिविल लाइबिलिटीज है, जो नागरिक स्वतंत्रता है, उसको क्या पहुंचा रही है, खतरा पहुंचा रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको मुकाबला करने के लिए यूएस ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को क्या किया है, ज्वाइन किया है। यूएस का इन्वॉल्वमेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए ये क्वेश्चन बन के आता है कि यूएस ने ज्वाइन तो किया है, ठीक है, वो काउंटर करेगा, बट यूएस का इस पैनल में ज्वाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो जो यूएस ने इसको ज्वाइन किया है, इससे क्या होगा, यूएस क्या है, यूएस लार्ज रोल दैट अमेरिकन टेक फॉर्म प्ले ग्लोबली। जो अमेरिका है वो ग्लोबली, उसका जो टेक फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबली, है ना। जो मतलब अमेरिका का एक टेक फॉर्म है, अमेरिका के जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, फॉर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, ग्लोबली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एक तरीके से ये हेल्प करेगा। और जो अमेरिका है वो, मतलब उसकी अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री देखें तो अमेरिका जो है ह्यूमन राइट्स के लिए हमेशा लोगों का साथ देता, मतलब कि उसकी वकालत करता है। मतलब कि जो अमेरिका है, यूएस है, अगर हम उसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो वो ह्यूमन राइट्स को हमेशा एक ऊपर रखता है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर मानता है। तो क्या होगा, जो चाइना क्या कर रहा है, सिविल लाइबिलिटीज को, जो ह्यूमन राइट्स है, नागरिक स्वतंत्रता है, उसको क्या पहुंचा रहा है, खतरा पहुंचा रहा है। तो इससे क्या होगा, चाइना उनको क्या करेगा, एक तरीके से एडवोकेट करेगा। ये G7 क्या है, ये G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट, ये सारी इस ग्रुप में आती हैं। और यूरोपियन यूनियन इज इनवाइटेड टू G7। और जो यूरोपियन यूनियन है, EU, वो क्या है, एक G7 का इन्वाइटी होता है, मतलब कि उसको इनवाइट कर लेते हैं। तो ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्टेट न्यूज़। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला है कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है रोजगार सेतु। क्या है इस स्कीम में, क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं गवर्नमेंट, वो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूपी से, कि उत्तर प्रदेश विल डेवलप 800 किलोमीटर रोड एज हार्बर बेल्ट। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, 800 किलोमीटर की एक रोड बना रहा है एज हर्बल बेल्ट। क्या है हर्बल बेल्ट, क्या क्या चीज़ें कर रहा है उत्तर प्रदेश, हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्च रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड वर्कर। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है। किसके लिए, जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है।
हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। 28 मई 2020 को चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है, रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया है। ये हमें पॉइंट आउट कर लेना है, जो एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली अभी कौन से स्कीम को लाई गई है, कौन सी योजना लाई गई है। तो रोजगार सेतु योजना, इसका मेन उद्देश्य क्या है इस योजना का, टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हमें एम्प्लॉयमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करना है किसको, टू माइग्रेंट वर्कर्स। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं दूसरे देश मतलब दूसरे स्टेट से रिटर्न होके कहाँ आए हैं, एमपी में आए हैं, मतलब कि जो एमपी के माइग्रेंट वर्कर्स थे वो दूसरे स्टेट में थे, अब वो कहाँ आ गए हैं, वापस आ गए हैं एमपी में। तो उनको क्या करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है, जिससे कि वो क्या कर सके, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो इस योजना के तहत वो सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इनके गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। इनके चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इसका कैपिटल क्या है, राजधानी भोपाल। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप्स 800 किलोमीटर रोड्स एज हर्बल रोड्स। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, 800 किलोमीटर की रोड को एज अ हर्बल रोड क्या किया है, डेवलप किया है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारा मेन पॉइंट ये है कि 28 मई 2020 को जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया है, नेशनल हाईवेज और स्टेट हैं, मतलब स्टेट में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं और रोड्स हैं वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 800 किलोमीटर की एक हर्बल रोड को तैयार करने का अनाउंसमेंट किया गया है। उन्होंने क्या किया है, 800 किलोमीटर की एक हर्बल रोड को वो तैयार करेंगे। अब ये हर्बल रोड है क्या, इसमें क्या हमारे की पॉइंट्स हैं हम वो देखते हैं कि जो हर्बल रोड है इसमें क्या किया जाएगा, रोड के दोनों साइड जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और हर्बल प्लांट्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, उन्हें प्लांट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी रोड है तो रोड के इस साइड भी और रोड के इस साइड भी जो मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स हैं उन्हें प्लांट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या आता है कि किस तरीके के प्लांट्स होंगे, जैसे कि नीम हो गया, पीपल हो गया, शहजान हो गए, ब्रह्मी, अश्वगंधा। तो ये जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, रोड के दोनों साइड इसे प्लांट किया जाएगा। और ये रोड कितने किलोमीटर की होगी, 800 किलोमीटर की होगी। इसको डेवलप करने का उनका मेन उद्देश्य क्या है, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हम वो देखते हैं। इससे क्या होगा, एक तो पहला उनका क्या है, एक ब्यूटी पर्पस। अगर हम रोड के दोनों साइड अगर पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो रोड सुंदर दिखती है, तो एक तो ब्यूटी पर्पस हो गया। दूसरा क्या है, इससे क्या करेंगे, वो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारे लिए कि बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे और जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं और हर्बल प्लांट्स हैं उनका कल्टीवेशन होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, ये क्या करेगा, जो एयर में हवा में जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो वो उनको क्या करेगा, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और जितनी भी अदर डिसीज़ हैं जो एयर के थ्रू होती हैं, तो जैसे हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होती हैं, वो इन सब एयर को प्योर करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं और इन्वायरमेंट को मतलब कि प्योर एयर प्रोवाइड करती हैं। तो जितने भी एयर में ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो वो उनको क्या करेगा, उनको रिड्यूस करने में हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है, ये जो अगर हम ऐसे प्लांट लगाएंगे 800 किलोमीटर तक हमने ऐसे नीम लगाए, पीपल लगाए, ऐसे हर्बल ट्रीज लगाए, तो इससे क्या होगा, जो हमारा सोइल इरोजन है उसका प्रिवेंशन होगा और जितने भी रॉ मटेरियल्स और मेडिसिन हैं ये क्या होंगी, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसे अपने इन्वायरमेंट सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी और हर्बल प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो हम इसे अपने आंसर में पुट कर सकते हैं एज अ एग्जाम्पल कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर क्या कर सकती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्योर करने में और जो प्लांट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है
बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। एक बीएसई से है बॉम्बे स्टॉक चेंज और नेशनल स्टॉक चेंज, और सेकंड आर्टिकल है हमारा नाबार्ड से, कि नाबार्ड ने क्या किया, वेस्ट बंगाल को 1050 करोड़ रुपीस क्या किए, सैंक्शंस किए हैं। हम आर्टिकल में देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है annual listing fee reduced by 25% for SMEs, BSE एंड NSE। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे बीएसई है, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जितनी भी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंपनीज हैं, उनकी जो एनुअल लिस्टिंग फ़ी होती है उसे क्या करेंगे, वो उसे 25% उन्होंने क्या किया है, रिड्यूस करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, जो ये कोविड-19 पेंडेमिक है इसकी वजह से कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब उनका काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसके इसके कारण जो हमारी बीएसई और एनएसई है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज हैं, उनकी जो एनुअल लिस्टिंग फ़ी होती है उसे 25% वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एनएससी किसको प्रोवाइड करेगा रिबेट, मतलब छूट किसको देगा इस टाइम पे, मतलब प्रेजेंटली उनमें जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, मतलब कि प्रेजेंटली जितनी कंपनियां एनएससी में लिस्टेड हैं, उन कंपनियों को वो छूट देगा। किसके थ्रू, एमर्ज प्लेटफॉर्म के थ्रू वो क्या करेगा, उनको छूट देगा। और जो बीएसई है वो क्या करेगा, वो किसको, करंटली जो अभी कंपनीज लिस्टेड हैं बीएसई से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिसेंटली अभी अभी जो कंपनीज लिस्टेड हैं, तो उन्हें, और जो वेटिंग लिस्ट में है, मतलब कि जिन जिन कंपनियों को बीएसई में लिस्ट होना है, उनके साथ आना है, तो जो अभी लिस्टेड हैं उन कंपनीज को, और जो अभी करंटली लिस्टेड हुई हैं, तो इन दोनों कंपनीज को, मतलब कि इतनी कंपनीज हैं उनको वो क्या करेगा, रिबेट मतलब कि छूट प्रदान करेगा। बीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, और एनएसई का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नाबार्ड ग्रांट्स 1050 करोड़ टू वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स एंड पुअर पीपल। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके लिए नाबार्ड ने क्या किया है, वेस्ट बंगाल को, नाबार्ड कैसा है, एक नेशनल बैंक है, ये एक एग्रीकल्चर बैंक है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक, जो कि हमारे मतलब कि फार्मर्स के लिए काम करता है, मतलब कि उन फार्मर्स के लिए उनको लोन वगैरह जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये नाबार्ड जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है। तो रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, वेस्ट बंगाल को 1050 करोड़ रुपए ग्रांट किए हैं। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने क्या किया है, एसएलएफ जो है स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत उन्होंने क्या किया, वेस्ट बंगाल को मतलब 1050 करोड़ रुपए की क्या करी है, उनको सुविधा दी है। मतलब कि आने वाला जो उनका फाइनेंशियल ईयर 2021 है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में उनको क्या करने के लिए, जो फार्मर्स हैं और पुअर पीपल्स हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए, उनके मतलब कि कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया है, 1050 करोड़ रुपए की मतलब कि 1050 करोड़ रुपए उन्हें ग्रांट किए हैं। ये जो क्रेडिट सपोर्ट दिया जा रहा है, इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो जो प्री मानसून और खरीफ मतलब समर सोन जो क्रॉप्स हैं 2020 की, इसके ऑपरेशन के लिए वो उनको क्या करेगा, उनको फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस मुंबई महाराष्ट्र में, और इनके चेयरमैन कौन है, गोविंद रजुलू चिंटलाला। तो ये नाबार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है। तो इसका हेडक्वार्टर और चेयरमैन, मतलब रिसेंटली आपको चेयरमैन देखते रहना चाहिए कि कौन है इस टाइम पे, तो हमारे लिए ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ की ममता बनर्जी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी एंड बिजनेस। इसमें हमारा एक आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से एफडीआई वो क्या हुआ है, राइज हुआ है, मतलब कि ऊपर की तरफ गया है, कितना 18% टू 73.46 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2020। हम मेन आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। सो आर्टिकल क्या है, एफडीआई रेज्ड, जो एफडीआई है वो क्या हुआ है, बढ़ा है 18% टू 73.46 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2020।
फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो FDI है वो कितना बढ़ा है, 18%। ये किसके द्वारा बताया गया है, DPIIT मतलब कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये बताया गया है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो पहले हम देखते हैं एफडीआई क्या है। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा मॉनेटरी रिसोर्स है इंडिया के लिए। जो फॉरेन, इसमें क्या होता है, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इंडिया में आती हैं और बेनिफिट्स लेने के लिए, मतलब इंडिया में क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं बिजनेस के लिए। वो क्या करती हैं, यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं टू टेक बेनिफिट्स ऑफ चीपर वेजेस। मतलब कि इंडिया में क्या है, जो वर्कर्स होते हैं वो चीप वेजेस में हमें मिल जाते हैं। तो जो चीपर वेजेस हैं इसका बेनिफिट लेने के लिए वो क्या करती हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। और इससे क्या होता है, जो इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट है वो भी चेंज होता है। तो एफडीआई इंडिया की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम इसमें मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं कि हमारे हमारे लिए क्या मेन पॉइंट्स निकल के आते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द डेटा रिलीज बाय, एक डेटा रिलीज किया गया है DPIIT के द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आपको डिपार्टमेंट याद रखना है कि किसके द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। उन्होंने ये बताया है, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो कितना फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में कितना बढ़ा है, 18% इंक्रीज हुआ है। मतलब कि कितना, 18%, मतलब कि 73.46 बिलियन डॉलर जो है FDI इंक्रीज हुई है। ये जो FDI में मतलब कि इंक्रीजमेंट देखने को हमें मिला है वो 4 सालों में सबसे ज़्यादा है। मतलब कि 4 सालों में ये बहुत ही ज़्यादा है। टोटल FDI हैज़ डबल फ्रॉम फाइनेंशियल, ये जो टोटल FDI है, तो जो हमारा फाइनेंशियल है 13 एंड 14 था उसका पूरा डबल है। 13-14 में कितना सा था, सिर्फ 36% था, तो इसका पूरा डबल है। सिंगापुर अगेन, जो सिंगापुर है वो एक बार फिर से एज अ लार्जेस्ट इक्विटी FDI सोर्स है। मतलब कि सिंगापुर है एक बार फिर से एज अ लार्जेस्ट इक्विटी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक स्रोत बना है जिसने कि यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट किया है, कंट्रीब्यूटिंग टू इनफ्लोज ऑफ 14.67 डॉलर। मतलब कि सिंगापुर ने टोटली कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है इंडिया में, 14.67 डॉलर। और जो ड्रॉप हुआ है, however this is a drop from the 16.22 billion Singapore contributed in 2018 and 19। 18 और 19 में सिंगापुर ने 16.22 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट किया था, बट ये क्या हुआ, इस साल उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 14.67, जो कि मतलब कि थोड़ा कम हुआ है। बट फिर भी सिंगापुर एक बार फिर से लार्जेस्ट इक्विटी FDI सोर्स निकल के बाहर आया है। तो DPIIT क्या है, एक कि इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्या है, रिसर्चर्स फाइंड न्यू पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूव राइस प्रोडक्टिविटी। जो हमारी चावल की प्रोडक्टिविटी है, राइस प्रोडक्टिविटी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ नए तरीके फाइंड आउट किए हैं। वो क्या है हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और हमारा सेकेंड आर्टिकल है जो मेकर विलेज है, मेकर विलेज स्टार्टअप टाई अप विद UN डिकंटेमिनेशन डिवाइस। एक डिवाइस तैयार किया गया है, क्या ये डिवाइस कैसा है हम आगे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडियन रिसर्चर्स एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज टू इंक्रीज पैडी यील्ड। जो धान की पैदावार होती है, राइस की जो प्रोडक्टिविटी है, इसको इंक्रीज करने के लिए जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उन्होंने कई मतलब न्यू पॉसिबिलिटीज को क्या किया है, एक्सप्लोर किया है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल के आता है, एक स्टडी पब्लिश हुई है किसके द्वारा, द प्लांट जर्नल के द्वारा एक स्टडी पब्लिश हुई है। उसमें रिसर्चर्स की कुछ टीम है जिसमें कि जैसे DBT नागपुर, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमी रिसर्च ऑफ न्यू दिल्ली, और जितने भी मतलब ये डिपार्टमेंट्स हैं और इंस्टीट्यूशन हैं उनमें जो रिसर्चर्स हैं उनकी एक टीम ने क्या किया है, एक स्टडी पब्लिश की है द प्लांट जर्नल। उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने
पैडी में, मतलब कि जो धान होती है उनमें उन्होंने एक नए जिनोमी को आइडेंटिफाई किया है। जिनोमी का क्या मतलब होता है? जिनोमी एक डीएनए, मतलब कि डीएनए एक ऐसा डीएनए जिसमें सारे जीन्स वगैरह और जितने भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है वो उस डीएनए में क्या होती है, इनकोड होती है। तो उसे हम कहते हैं जिनोमी। कि एक तो उन्होंने क्या किया है, एक पैडी जो होता है, एक धान होता है, उसमें एक नया जिनोमी आइडेंटिफाई किया है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो इसकी पैदावार है, धान की जो पैदावार है, राइस की जो प्रोडक्टिविटी है, उसको वो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब कि जो पैदावार होगी वो बढ़ सकती है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, कोची स्टार्टअप डेवटिक इनोवेशंस डेवलप डिकंटिमिनेशन डिवाइस लूमोस टू चेक कोविड-19 स्प्रेड। जो कोची है उन्होंने एक स्टार्टअप के साथ, मतलब जो कोची है उन्होंने क्या किया है, इसके साथ डेविड इनोवेशन डेवलप के साथ क्या किया है, एक डिवाइस को तैयार किया है लूमोस, जो कोविड-19 जो स्प्रेड है इसको चेक करेगा। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट ये निकल के आता है कि जो ये कोरोना वायरस है, मतलब कि कोविड-19 जो है, इसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इनके इसका जो ब्रेकडाउन हुआ है कोविड-19 का, इसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो डेवटेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है जो मेनली किस चीज़ों पर फोकस कर रही है, मतलब कि टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है। तो ये क्या करती है, क्या करती है, ट्रांसफर इन द एरियाज ऑफ मेडिकल डिवाइस। तो इस कंपनी को क्या किया गया है, जहाँ उस एरिया में ट्रांसफ़र किया गया है जहाँ पर मेडिकल डिवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस कंपनी ने मिलकर क्या किया है, मेकर विलेज कोची के साथ मिलकर क्या किया है, एक डिवाइस डेवलप किया है जिसका नाम है लूमोस। जिसका नाम क्या है, लूमोस। ये एक डिकंटिमिनेशन डिवाइस है। डिकंटिमिनेशन डिवाइस का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइस जो कि चीज़ों को शुद्ध करे, मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरसेस हैं तो उनमें उसको क्या कर दे, शुद्ध कर दे, उसे डिसइंफेक्टेड कर दें। तो इस डिवाइस को उन्होंने क्या किया है, लूमोस डिवाइस को उन्होंने डेवलप किया है जो कि चीज़ों को सैनिटाइज करेगा। कहाँ से लेकर, मतलब जो हमारे N95 मास्क हैं, N95 मास्क से लेकर जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियों तक को ये UVGI टेक्नोलॉजी से क्या करेगा, मतलब कि जो अल्ट्रा वायलेट जेमिसाइडल इरिडेशनल टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी से वो क्या करेगा, जितने भी चीज़ें हैं इनको सैनिटाइज करेगा। ये जो इसका फर्स्ट लॉट ऑफ डिवाइस है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, विद द हेल्प ऑफ कॉलेजिएट कांग्रेस के द्वारा। पहले इसे, मतलब कि यूनाइटेड नेशन के अंडर कॉलेजिएट कांग्रेस है, उसके द्वारा ये डिवाइस को पहले डेवलप किया गया था, जिसको 5 देश, मतलब कि जो 5 कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, वहाँ पे इसे ट्रांसफ़र किया गया था। उनके नाम क्या है, माली, इक्वेडोर, जिम्बाब्वे, घाना एंड हैती। मतलब तो ये 5 देशों में इसे क्या किया गया था, पहुंचाया गया था। इसे पहले डेवलप किया जा चुका है। तो ये जो कंपनी है इसके डायरेक्टर कौन है, सुमित सी मोहन। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसमें हमारा एक आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है। तो एक न्यू स्पीशीज, मतलब कि जो फिश है, ये एक सिल्वर कलर की फिश है, जैसे आप क्या इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सिल्वर कलर की फिश है। इसे क्या किया गया है, इसे डिस्कवर किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, और इस स्पीशीज का नाम क्या है, पोंक्टियस सेंक्टस। हम आगे आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा आर्टिकल है, अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्मॉल फ्रेश वाटर फिश, मतलब कि जो ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, छोटी फिश है, जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, पोंक्टियस सेंक्टस, डिस्कवर्ड इन, कहाँ डिस्कवर किया गया इसे, वेलकानी, तमिलनाडु के वेलकानी में इसे डिस्कवर किया गया है। हम मेन पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई है किसके द्वारा, बायो साइंस रिसर्चर्स के द्वारा एक जर्नल स्टडी पब्लिश हुई है, किसके द्वारा, प्रोफेसर मैथ्यूज प्लेटमोती एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एट BJM गवर्नमेंट कॉलेज है एक छारवाड़ा, केरला का जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो उनके द्वारा एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने क्या किया है, एक न्यू सिल्वर स्पीशीज़ को, मतलब कि सिल्वर कलर के स्पीशीज़ को, मतलब कि फिश की एक सिल्वर कलर की स्पीशीज़ को डिटेक्ट किया है। ये इसका नाम क्या रखा उन्होंने, स्मॉल पोंक्टियस सेंक्टस बाय द फैमिली ऑफ सिंड्री फैमिली। ये एक सिंड्री फैमिली है, मतलब कि ऐसी प्रजाति जिसमें कि छोटी छोटी मछलियों की एक प्रजाति होती है। तो उसमें इस जो सिल्वर कलर की फिश है इसको क्या किया गया है, डिटेक्ट किया गया है। कहाँ पे, वेलकनानी, तमिलनाडु में।
तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स और हमने इनको पूरा डिस्कस किया, पूरा समझा। और अगर आपको कुछ जो चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और अगर आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की गई है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसका आपको पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।